4 साल गुजर चुके हैं उस भयावह हादसे को हुए। एक ऐसी आपदा जिसे इस इलाके ने ना पहले कभी देखा था, ना कभी महसूस किया। वो हादसा सिर्फ जमीन पर निशान छोड़कर नहीं गया, कुछ घाव आज भी वजूद में दर्ज हैं। सामने जो दिखाई दे रहा पुल, जो सामने लोहे के पुल से आगे जो लास्ट वो आपदा वहाँ पर देखा हमने। वहाँ पर से इतना भयंकर रूप था कि मतलब दिल काम नहीं कर रहा था। ये हुआ तो क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, क्या अचानक। फिर मैं तो अपना भागने के मूड में रह गए, थोड़े फिलहाल भागे जाओ कह के, अब मरना तो मरे गए। रतन सिंह राणा उन लोगों में से हैं जिन्होंने उस भयावह मंजर को अपनी आंखों से देखा, जब नदी का रुख अचानक बदल गया और उसकी धाराएं बेकाबू रफ्तार से तबाही करने लगी। वो पल ऐसा था जिसे भूलना आसान नहीं था, लेकिन रतन सिंह समय रहते सतर्क हो गए और खुद को बचा पाए। 2021 में जो आपदा आई थी, तो आपदा आने से ये मकान क्षतिग्रस्त हुआ था। यहाँ पर आगे पोर्शन सारा खत्म था, पीछे से थोड़ा सा ऐसा बचा हुआ था, जहाँ हमारी एक लड़की, एक नातनी और एक जिनका मकान, उनकी लड़की इसके अंदर फंस गए थे। वो शुक्र समझ लो कि उनके यहाँ तक थोड़ा पानी महसूस आए। मतलब जब हमने फ़ोन लगाया, फ़ोन लगाने से पता चला कि वो इस मकान में फंसे हुए, तब हम लोग आए, घर से घन और सब्बल निकाले, इस तरफ इसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद आवाज़ इस तरफ से आई, तब उनको भारी उधर से निकाल के यहाँ से बाहर निकाला हम लोगों ने। जान माल के नुकसान की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन असली चुनौती तो उसके बाद सामने आई, क्योंकि ऋषिगंगा नदी पर बने हाइड्रो पावर प्लांट में गांव के कई लोग काम करते थे। उनके लिए सिर्फ ये नौकरी नहीं, बल्कि रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। जब प्लांट तबाह हुआ तो सिर्फ एक परियोजना नहीं, सैकड़ों जिंदगियों की स्थिरता भी बिखर गई। यही है आशा की भी कहानी। आशा के पति और भाई दोनों उसी प्लांट में काम करते थे। वो आज भी भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उस दिन उनके पति टनल के भीतर मौजूद नहीं थे। लेकिन कंपनी बंद हो गई, प्लांट बंद हो गया और साथ ही उस भरोसे की डोर भी टूट गई जिस पर उनका पूरा परिवार टिका हुआ था। हम लोगों की खेती बाड़ी मतलब जैसे आलू राजमा का था, वो हम कंपनी में देते थे। दूध भी जो गाय थी हमारी, वो दूध भी हम कंपनी के मतलब कंपनी में लगा रखा था। और घर वाले भी कंपनी में जॉब करते थे, क्योंकि ज़मीन गई थी हमारी, तो सारे ज़मीन वाले जो ज़मीन के प्रभावित थे वो सारे जॉब कर रहे थे। अब उससे ये हुआ कि कुछ लोग, आधा से ज़्यादा लोगों का तो रोजगार गया, कंपनी बंद हो गई। आशा की ही तरह उस समय कई और परिवारों ने भी अपनी जमीनें कंपनी के हवाले कर दी थी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पर। बदले में जो नौकरी का वादा मिला था, वो प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गया। लेकिन आज 4 साल बाद जब हम इस पूरे इलाके को देखते हैं, तो साफ समझ में आ जाता है कि तबाही के बाद भी अगर सोच साफ हो, योजना मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो नई राह बनती है। आशा बताती है कि कैसे उस समय सब कुछ धुंधला लगने लगा था, भविष्य अधर में था और मन किसी भी सहारे पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन आज वही जिंदगी उम्मीद की मिसाल बन चुकी है। गाँव की सहेलियाँ थी, हम लोग तब गारंटी रोजगार में काम कर रहे थे, कुछ रोजगार था नहीं। हमने सरकार से वो घर का मतलब छोटे छोटे दीवार बनाना, रास्ते बनाना, आपस में महिलाएं करने लगी, एक दूसरे का हेल्प करने लगी खेतीबाड़ी में। वही सदमा भी रहा, जिन लोगों की कैजुअलिटी, उनकी भी हेल्प करी हम लोगों ने। तो सहेलियों में ऐसी बात हुई कि वही संस्था आ रही है। तब तक कोई संस्था नहीं आई थी वहाँ पे, सेवा इंटरनेशनल तो पहले से ही था। लेकिन मैंने कहा संस्थाएं तो ऐसे आती है, सांत्वना दे रही है, कुछ राहत दे रही है, वो कैजुअलिटी परिवारों को, हमारे उसमें क्या लेना देना है। बोला है तो उसमें प्राथमिकता पहले उन्हीं परिवारों को है जिनकी कैजुअलिटी हुई है। मैंने कहा ठीक है, मीटिंग है तो आ जाएंगे। दिसंबर में मीटिंग थी, तो हमारी मतलब तब परियोजना अधिकारी जी आए थे। उन्होंने गांव में मीटिंग रखी, कहा कि हम तुम्हारे गांव में कुछ काम करना चाहते हैं जो आप लोगों को एक स्वरोजगार के रूप में मिलेगा। हमने कहा सर बहुत सारी संस्थाएं आ गई है, किसी ने राशन दिया, किसी ने कपड़े दिए, वो हमारे किसी काम के नहीं है। बोला नहीं नहीं, हम तुम्हें रोजगार से जोड़ेंगे, ऐसा काम देंगे जिसमें आप लोग बिजी भी रहेंगे, आपका स्वरोजगार होगा।
मैंने तो हमने आपस में महिलाओं ने कहा ठीक है, जो मन नहीं कर रहा था, मतलब ऐसा माहौल था, मन तो नहीं कर रहा था, तो महिलाओं ने कहा चलो देखते हैं, इसको भी देखते हैं। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि दिसंबर लास्ट में एक बैठक रखेंगे आपकी, सारे गांव की खुली बैठक रखेंगे, उसमें किसानों का सिलेक्शन करेंगे। पहले प्राथमिकता जिन परिवारों की कैजुअलिटी हुई है, दूसरा उसको जिसकी गाय बछियाँ गई है और जिनकी भूमि बह गई है उन लोगों को दिया जाएगा, जो लोग प्रभावित हुए हैं इस आपदा से। तो उसमें सिलेक्शन हुआ, तो अलग अलग बोला हम पॉली हाउस पे काम करेंगे और मल्चिंग खेती, मंडप खेती, बकरीवाड़ा, ये 4-5 गतिविधियां रहेंगी। तपोवन में कई स्वयंसेवा ग्रुप आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से न सिर्फ इस गांव में राहत पहुंचाई, बल्कि एक नई उम्मीद की नींव रखी। उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को न केवल दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित किया, बल्कि खेती और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीकों से समझाने और अपनाने के लिए योजनाएं भी लेकर आए। पर रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि तब तक लोग अपना बहुत कुछ खो चुके थे, भरोसा, स्थायित्व और भविष्य की दिशा। ऐसे माहौल में किसी नए रास्ते को अपनाना केवल योजना नहीं, धैर्य और विश्वास से ही संभव होता है। लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे कि ऐसे सस्ता वाले हमें परेशान करते रहते हैं। उन्होंने घर घर में जाके कहा कि नहीं तुम्हारे लिए रोजगार का, वो बोला नहीं यहाँ कुछ होता भी नहीं है, हमें ज़्यादा वो भी नहीं है, अब इतनी ज़मीन है नहीं हमारे पास और हम ऐसे चीज़ों में रुचि नहीं रखते हैं, सस्ता वाले खाली कहते हैं, समूह बनाते हैं, चले जाते हैं। तो उन्होंने लोगों को काफ़ी प्रोत्साहन किया कि नहीं नहीं एक बार ट्राई करके देखो, अगर नहीं होगा तो फिर देखते हैं। फिर एक बार उन्होंने भी मन बना लिया था कि नहीं हो पाएगा यहाँ पे काम, हम भी कुछ टाइम के बाद चले जाएंगे एक सर्वे करके। लेकिन कुछ देर मतलब जनवरी का एक टाइम ऐसा है कि जब गाँव में समूह बन गए। हमने इतनी हाई वैरायटी का टमाटर नहीं देखा था, शिमला मिर्च, खीरा और 56 कद्दू, मैरो कद्दू बोलते हैं। तो फिर जैसे ही हमने स्टार्ट किया, फिर ये हुआ कि अब बेचें कहाँ, मार्केटिंग ने। पहले तो ये था कि होगा नहीं, जब सामने पे प्रोडक्शन आया, सारे गांव से प्रोडक्शन आए, मैं सीआरपी थी, मैंने खुद लोगों का प्रोडक्शन लिया, एक डाटा बनाई, तो खुल के जब सब, तब ये हुआ कि इसका मार्केटिंग कहाँ करें। तो उसका मार्केटिंग फिर हमने जो पहले नज़दीकी बाज़ारों में किया, जहाँ स्कूल के टीचर रहते हैं, फिर एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे आपदा की वजह से आई थी, उन लोगों तक पहुँचाया। फिर जो काम मतलब हमें 0 दिख रहा था, फिर वो 50% तक आ गया। जैसे मल्चिंग खेती का मतलब हम एक साल में, पहले हम कद्दू एक बार बो दिया तो बो दिया, लेकिन एक साल में हम 3 क्रॉप हम कद्दू का लेते थे। एक हमने मार्च में लगाया, तो हम मई तक ले लेते हैं क्रॉप, तो दूसरा मई में लगाया और अगस्त तक, तीसरा अगस्त से लेकर अक्टूबर नवंबर तक 3 क्रॉप हम कद्दू। तो उसमें इतना अच्छा प्रोडक्शन आया, लोग अपने मतलब एक तो लोगों का दिमाग इस तरफ हो गया कि आपदा से थोड़ा लोगों का माइंड इस तरफ हो गया कि अपने स्वरोजगार में बिजी हो गए, मन उसमें लग गया। जब अच्छा प्रोडक्शन आने लगा तो लोगों का मन खुश हो गया कि जो चीज़ हम नकार रहे थे, जो चीज़ हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी, वो तो अच्छा प्रोडक्शन के रूप में आ रहा है। लोग खुद महिलाएं खुद पैसा कमाने लगी, खुद सब्जी को बाजार में लेके जाने लगी। जहाँ मार्केट की सब्जी नहीं पहुँची है, वहाँ लोग खुद प्रोडक्शन कर रहे थे। जैसे पोली हाउस मिला तो आज हम अपना देख रहे हैं 2-2.5 साल से कि जो साग सब्जी हम उस पोली हाउस से प्राप्त कर रहे हैं। सबसे महंगा पड़ता है यहाँ पर सब्जी, मतलब बाजार में जाओ 60, 70, 100 रुपये, 150 रुपये से कई सब्जियाँ ऐसे 150 से नीचे नहीं मिलता। तो चलो आज हमें पोली हाउस मिलने से हम ये इतना खुश हैं कि चलो अपने घर का सब्जी तैयार करके खा रहे हैं, जो हम अपने गाय के गोबर वगैरह डाल के तैयार कर रहे हैं। जब हमने पोली हाउस लगाए तो हमको सब्जी मिली, हमको बहुत फ़ायदा हुआ और हमने 50 केजी तक शिमला बेचा, 50 केजी तक टमाटर और खीरा 40 केजी। फिर खाने के लिए हमारे घर में भी 50 केजी शिमला और 50 केजी टमाटर हमने इधर उधर खाने में लगाया। ठंडी के मौसम में हम सब्जी और लहसुन लगाते। फिर आजकल हमको वो क्यारी बनाने के लिए सिखाया था ना,
पिछले बार मिला पोलिया हाउस, तो हमको टमाटर बीज मिला। फिर वो बोने क्यारी डालने के लिए हमको सिखाई, ट्रेनिंग दी। पहले तो हम उत्पादन तो करते थे, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं थी कि इतनी दूरी पे ये पौधे लगाना, इतनी ये मतलब नर्सरी इस हिसाब से डालनी, और ये ऐसे ही अपने हिसाब से करते थे। ये जानकारी की वजह से लोगों ने इतना अपना वो सब्जी यहाँ से उत्पादन करके और यहाँ से संडे मार्केट जो सीमंड में पहुँचाया, वहाँ पे अपना वो ब्लॉक स्तर में अपना वो मार्केट लगाया। वहाँ सभी लोग सब्जी लेने के लिए मतलब तब बाजार का मार्केट बंद हो गए। मतलब बंद क्या, मतलब उनकी वो हो गई कि संडे मार्केट की वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग सब संडे मार्केट में आने लगे। हम पहले कम ही उगाते थे, तो अब कम से कम हमारे यहाँ पे 3-4 क्विंटल टमाटर उग रहा पोलिया हाउस में, और वही 1-1.5 क्विंटल यहाँ पे शिमला मिर्च उग रहा, और वही 1-2 क्विंटल फूल गोभी, और वही बंद गोभी। सारी सब्जियां मतलब इतना ज़्यादा हम उत्पादन किया। जब आपदा आई थी तो इस इलाके में मीडिया का जमावड़ा था। हर चैनल, हर रिपोर्टर बस एक ही दौड़ में था, सबसे तेज बनने की, सबसे पहले ब्रेकिंग देने की। लेकिन जैसे ही कैमरे मुड़े, कहानियां पीछे छूट गई। लोग अकेले रह गए अपने दर्द, अपनी लड़ाई और अपने पुनर्निर्माण की जद्दोजहद में। ऐसे में जब उत्तरांचल दीप का कैमरा यहाँ पहुंचा तो लोग खुद ब खुद आगे आए, अपनी अधूरी कहानियां कहने, अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ अतीत नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की भी तस्वीरें हैं। जोशीमठ के तपोवन से अभी और कहानियां सुनानी बाकी है।